हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित भारद्वाज स्वागत करता हूं आपके अपनी जे क्लासेस मेरठ परिवार में। हम अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। हम रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोहर एटॉमिक थ्योरी। तो जो बच्चे आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर पीछे के लेक्चर देख लें ताकि आपको आगे के सभी अप्लाइड केमिस्ट्री के चैप्टर्स आसानी से क्लेरिफाई हो सके। बच्चों, हम यहां पर आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि आपके अपने जे क्लासेस मेरठ परिवार को आप इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएं, इतने बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं कि सब लोगों को, सब स्टूडेंट्स को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। और बच्चों, कल मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, कहने लगा कि सर मैं यहां पर बहुत परेशान हूं, मतलब कॉलेजेस नहीं चल रहे हैं और मतलब पता नहीं क्या होगा, जब एग्जाम होंगे तो हम कैसे स्कोर करेंगे, इस बार अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है। तो उनके लिए मैंने यहां पर 4 वर्ड लिखे हैं कि जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी, आज मेरी मुट्ठी में रेत है तो क्या हुआ, इस समुद्र में कभी तेरी लहर भी आएगी। डरना नहीं है, जे क्लासेस मेरठ परिवार आपके साथ आज से लेकर हमेशा रहेगा। जब तक आप पॉलिटेक्निक की तैयारी करेंगे, जब तक आप पॉलिटेक्निक में स्कोर करेंगे और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए जब आप जेई का पेपर देंगे, तब भी जेई क्लासेस मेरठ आपके साथ हमेशा इसी तरीके से मेहनत करता रहेगा। बस आप भी हमारे साथ मेहनत करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार से टॉपिक को, और टॉपिक का नाम है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये एक इंपॉर्टेंट मॉडल है जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा था। इससे पहले हम रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ के आए थे, लेकिन इस मॉडल को पढ़ने से पहले मैं पर्टिकुलरली आपको एक छोटा सा इफेक्ट और बढ़ाना चाहता हूं। इफेक्ट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में मैंने पिछली बार भी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था पर्टिकुलरली, अगर मैं आपसे बात करूं, लेकिन आज थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कंसीडर करना चाहूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, द इमिशन ऑफ फ्री कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री कैरियर्स हैं, उनका बाहर निकल जाना फ्रॉम द व्हेन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मैटर सरफेस। मतलब अगर किसी मेटल सरफेस के ऊपर आप कोई फ्रीक्वेंसी डालते हैं तो उसके जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हैं, उनका बॉडी से बाहर निकल जाना, उनका मेटल से बाहर निकल जाना, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। द इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, एंड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। तो यहां मैंने आपसे कहा कि जब किसी मेटल के ऊपर आप कोई फ्रीक्वेंसी डालते हैं, कोई रेज डालते हैं, तो उसके जो कैरियर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो वहां से बाहर निकल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने बताया इसके लिए एक इक्वेशन कि के ई मैक्सिमम दैट इज एच म्यू माइनस लैम्डा, यहां पर सॉरी फाई इन्होंने यहां पर यूज कर दिया है। और अगर मैं यहां पर पर्टिकुलरली बात करूं, के का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एच म्यू का मतलब है एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और एच का मतलब है यहां पर प्लांक कांस्टेंट से, और फाई का मतलब यहां पर वर्क फंक्शन से है। तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला जो यहां पर लिख दिया गया है आपके लिए, यह आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हैंस द इक्वेशन इज रिटन एज के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, है ना। इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर जो मॉडल जिसके लिए आज की क्लास होने वाली है, बहुत शानदार सी क्लास, मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज बोहर मॉडल फॉर द एटम। किसी एटम के लिए बोहर ने जो अपना कॉन्सेप्ट समझाया है उसके बारे में हम यहां पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूव कर जाना मेटल से, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ
आप क्वांटम थ्योरी को अगर मैं फॉलो करूं तो इसका मतलब क्वांटम के रूप में, ग्रुप के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम की मैं बात करूं तो नेहेल बोर नाम के साइंटिस्ट ने 1913 में, है ना, 1913 में एक कॉन्सेप्ट दिया फॉर द, अपना व्यू समझाया, अपना पॉस्टुलेशन दिया अबाउट द एटम, एटम के रिगार्डिंग। इससे पहले डाल्टन ने थ्योरी दी थी, इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना कॉन्सेप्ट समझाया, और जो सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा आज तक जो वैलिड माना जाता है पर्टिकुलरली, दैट इज द बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर ने अपना कुछ कॉन्सेप्ट समझाया, उन सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस सॉरी, इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है, जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहे हैं, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्टेन सर्कुलर पाथ, एक पर्टिकुलर पाथ में, और उस पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, और अंदर की तरफ वहां पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। अगर मैं इन ऑर्बिट की बात करूं तो ये ऑर्बिट जो हैं वो शेल के रूप में स्टेशनरी हैं, मतलब फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ऑर्बिट नहीं घूम रहा है। आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, इनको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, KLMN, मतलब यहां पर इससे आगे भी हो सकता है, यहां तक आपके पे इतनी आएगा, दैट इज KLMN, या नंबर में डिफाइन करना चाहे तो 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। आगे मैं बात करूं, द कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन होल्ड द एटम टुगेदर। ये जो फोर्स लगा है किस किस के बीच में, ये जो फोर्स लगा है इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये जो फोर्स लगा है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में, इससे एटम आपस में एक बॉन्ड बना लेगा, या एक तरीके का अट्रैक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इस तरीके की टेंडेंसी बनी रहेगी। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रहेंगे, दे डू नॉट लूज और गेन एनर्जी, वो कोई एनर्जी ना ही लॉस करेंगे ना ही गेन करेंगे। इसका मतलब एनर्जी कांस्टेंट होती है हर ऑर्बिट में, जब तक कि वो अपना ऑर्बिट रिसीव मतलब चेंज ना करे, तब तक यहां पर अगर मैं बात करूं तो एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, ऐसा रदरफोर्ड नहीं, नील बोहर ने बताया आपको। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, ऑन दोज ऑर्बिट are permitted in which the angular momentum of an electron is an integral multiplication where is the Planck constant. This is known as the principle of quantization of energy. एक बात इन्होंने ये बताई कि जो रिवॉल्विंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ये MVR, इसके एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो ये NH/2π के इक्विवेलेंट है। मतलब जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में है तो तब तक वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेगा, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जब उसे अपना ऑर्बिट चेंज करना पड़ेगा तो उसको अपनी एनर्जी का भी वेरिएशन शो ऑफ करना पड़ेगा। द एनर्जी इज इमिटेड, एनर्जी निकलती है, एब्जॉर्ब होती है ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अनदर। जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाते हैं तो यहां पर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है या इमिटेड हो जाती है। दिस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, इसे एक एक्सप्रेशन से डिनोट किया है इन्होंने, और एक्सप्रेशन के लिए यहां लिख दिया डेल्टा ई। डेल्टा ई स्टैंड फॉर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन E2 माइनस E1 कंसीडर कर दिया इन्होंने यहां पर, मतलब जो सेकंड एनर्जी है और उसको इसे फर्स्ट एनर्जी को रिसीव घटा दिया, या फिर H म्यू, यहां पर H का मतलब प्लांक कांस्टेंट से है जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, और म्यू का मतलब यहां फ्रीक्वेंसी से है, तो एच म्यू के इक्विवेलेंट होता है E इजिकल टू एच म्यू। ऐसा बोहर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल थ्योरी में आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहां आज हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपने ये पढ़ा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, और दूसरी बात आपने ये पढ़ी है कि बोहर ने अपने मॉडल में क्या समझाया। तो इन्होंने अपने मॉडल में जो जो बात आपको एक्सप्लेन करके बताई हैं उसका आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है भाई, कि ये आप बिल्कुल पर्टिकुलरली समझ लेंगे। अगर आप चाहें तो यहां स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपके लिए पूरा प्रॉपर थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया है, कहीं कोई मिस्टेक्स नहीं है। आप इसको डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, ताकि आपका आसानी से थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो जाए, ठीक है।
अब आगे हमें बढ़ना है और इसमें पढ़ना है भाई कि सक्सेस ऑफ बोहर्स मॉडल, कि बोहर का मॉडल सक्सेस क्यों हुआ, रदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों हो गया, ये बात आपको पढ़नी है। तो इसको मैं अब मिटा रहा हूं पर्टिकुलरली, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे व्हाई मॉडल ऑफ बोहर बिकम सक्सीड, या सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल, बोहर का मॉडल जो है वो सक्सेसफुल क्यों रहा, उसने मतलब उसके ज्यादा यहां पर ड्रॉबैक्स क्यों नहीं आए। ड्रॉबैक्स आए हैं, ऐसा नहीं है कि ड्रॉबैक्स नहीं आए हैं, लेकिन ज्यादा ड्रॉबैक्स नहीं आए हैं, हम इसको ज्यादा फेवरेबल मानते हैं, ठीक है। तो यहां पर हेडिंग आपके पास आ गया, सक्सेस ऑफ बोहर्स मॉडल। बोहर के मॉडल के सक्सेस पॉइंट क्या हैं? तो सबसे पहला सक्सेस पॉइंट जो है वो ये बोहर के मॉडल का, कि बोहर के मॉडल ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया। नंबर फर्स्ट, इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इन्होंने एक्सप्लेन किया स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, कि कोई एटम स्टेबल होता है। इन्होंने कहा कि जब तक कोई अपने एनर्जी लेवल को चेंज नहीं करेगा, जब तक कोई अपना ऑर्बिट छोड़ के नहीं जाएगा, तब तक उसकी एनर्जी स्टेबल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जब तक वो अपने स्टेबल, मतलब अगर मैं बात करूं तो वो अपने एनर्जी लेवल को चेंज नहीं कर रहा, अपने ऑर्बिट को स्किप नहीं मार रहा, तब तक उसका जो है क्या रहेगा भाई, एनर्जी कांस्टेंट लेवल पे रहेगी। इसी बात से बता पाया कि एटम स्टेबल क्यों होते हैं। ये बात सिर्फ बोहर ने एक्सप्लेन की है, इससे पहले नहीं पता था किसी को। नंबर दूसरी बात ये कि इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को भी, ठीक है। इट एक्सप्लेन एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। इन्होंने हाइड्रोजन के मॉडल को भी एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं पर्टिकुलरली रदरफोर्ड के मॉडल पे जाऊं तो रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक था, उन्हें नहीं पता था हाइड्रोजन को कहां रखें, फर्स्ट में रखें, सेवेंथ में रखें, कहां रखें, क्यों पोजीशन है, मतलब सबसे छोटा एलिमेंट था। इसके बारे में रदरफोर्ड ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए थे। इन्होंने इसकी स्टेबिलिटी, इन्होंने इसकी रिएक्टिविटी, इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा के दी है। तो नेहर बोहर का मॉडल इसलिए ज्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपको पहले नहीं थी, वो इंफॉर्मेशन भी यहां पर आपको मिलने लगी। इसके साथ साथ अगर मैं यहां पर बात करूं तो इन्होंने हेल्प किया कैलकुलेटिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर थर्ड, दिस मॉडल हेल्प द कैलकुलेटिंग energy. This model help the calculating energy of an electron in a particular orbit. Calculating energy of an electron in a particular orbit. किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए इस मॉडल ने ही आपको सबसे पहले बताया। अगर मैं यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूं तो इन्होंने एनर्जी का एक फॉर्मूला दिया है जिसको आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं कि मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। E इज इक्वल टू 13.6 अपॉन एन स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन मोल के रेस्पेक्ट में। और आप जानते हैं कि यहां पर
एन का मतलब 1 2 3 एंड 4, मतलब ये शेल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये पर्टिकुलरली E इज इक्वल टू 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, इस तरीके से अगर कुछ आएगा तो उसके रिगार्डिंग यहां पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पर जो बोहर का मॉडल है, बोहर के मॉडल ने आपको एक बात ये भी समझाया भाई कि बोहर के मॉडल से ही आपको ये जो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, इन सब के बारे में पता चला। मतलब इन्होंने कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में है, अगर वो अपने एनर्जी लेवल को चेंज करे और अपने ऑर्बिट को छोड़ के किसी दूसरे ऑर्बिट में चले जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां पर कुछ लाइन इमिशन होगी, यहां पर मैं रब कर देता हूं और लाइंस के रिगार्डिंग आपको बात बताता हूं कि बोहर ने अपने मॉडल से यह भी बताया कि यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रेस्पेक्ट में ही बात कर लूं तो यहां पर 3-4 तरीके की लाइन सीमेंट होती हैं और उन लाइंस के नाम आपको याद करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसे अगर मैं बात करूं तो दैट इज लाइमन सीरीज, यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं। कुछ तरीके की यहां पर सीरीज मिलती है, एक का नाम है लाइमन सीरीज। ठीक है, मैं सारों के नाम लिखाऊंगा पर्टिकुलरली, आप टेंशन न लीजिए। एक का नाम है बाल्मर सीरीज। अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं बच्चों, तो देखिए लाइमन सीरीज में आपको क्या मानना है कि n की वैल्यू जो है वो तो है आपकी 1। ठीक है, n इज डिनोट एज द 1, मतलब n1, और n2 इज डिनोट एज द 2 3 4 5 एंड सोन। मतलब वो आपसे कहता है पहले एनर्जी लेवल से तीसरे में चला गया, तो और लाइमन सीरीज है तो n की वैल्यू रखेंगे, n1 की रखेंगे 1 और दूसरे की रखेंगे 3, चौथे में चला गया तो 4। इस तरीके से मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। अब मैं बामर सीरीज की बात करूं तो बामर सीरीज में आपने क्या रखना है, सिर्फ एक एक बढ़ाते चले जाएंगे। मतलब n2 की वैल्यू रख देंगे आप यहां पर 2, मतलब n1 इज स्टैंड फॉर द 2 और n2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज 3 4 5 6 एंड सो। ठीक है, लाइमन हो गया, बामर हो गया, एक होती है पाश्चन सीरीज, है ना, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, नंबर थर्ड वन इज पाश्चन सीरीज। तो यहां पर एक और आगे बढ़ा दीजिए, n1 इज इक्वल टू 3, n2 इज इक्वल टू 4 5 6 एंड सोन। इसके बाद आता है आपका ब्रैकेट सीरीज। n1 is stand for the 4, n2 is stand for the 5 6 7 and so on। ठीक है, एक एक करके बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपने पढ़ा लाइमन सीरीज होती है, बामर सीरीज होती है, पास्टन सीरीज होती है, ब्रैकेट सीरीज होती है और इसके साथ फुंड सीरीज होती है। तो यहां पर अगर मैं फुंड की बात करूं, यहां पर पी साइलेंट होता है मेरे बच्चों, है ना, PFUND, तो फुंड बोलते हैं, पी साइलेंट है, फुंड सीरीज। तो यहां पर n1 स्टैंड फॉर द 5 एंड n2 स्टैंड फॉर द 6 7 8 एंड सो। तो यहां आपने देखा कि 5 तरीके की सीरीज यहां आपको पर्टिकुलरली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग ये भी आपको बोहर ने सिखाया है। तो यहां लाइमन सीरीज के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आए तो उसको आप इजीली वे में कंप्लीट कर लीजिएगा भाई, ताकि आपको पर्टिकुलरली बहुत आसानी से समझ आ जाए सारी बातें। ठीक है, तो ये मैंने आपको बोहर के मॉडल के जो बेनिफिट्स हैं, मतलब जिनकी वजह से बोहर का मॉडल सक्सेसफुल हुआ, उनके बारे में आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दी है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि बोहर के मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या हैं या लिमिटेशन क्या हैं। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं और जल्दी से देखते हैं भाई कि बोहर के मॉडल के ड्रॉबैक क्या है। बच्चे 5 नंबर में आता है पॉलिटेक्निक में, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, पूरा बोहर का मॉडल 5 नंबर में आता है, कई बार 2 नंबर में यह भी आ जाता है डायरेक्टली कि जी बोहर के मॉडल के ड्रॉबैक्स बताइए, या बोहर क्या बात नहीं बता पाए उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों देखिए, मैंने यहां पर कहा ड्रॉबैक्स कह सकता हूं मैं, ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स मॉडल, या तो ऐसे लिखा मिलेगा, और अगर ऐसे नहीं लिखा मिलेगा तो मिलेगा लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। ठीक है, दोनों लिख देते हैं।
लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल, मतलब इनमें से कोई एक हेडिंग लिखी मिलेगी। देखो यहां पर जेईई क्लासेस मेरठ परिवार का सबसे बड़ा जो ध्यान देने वाली बात है वो मैंने आपसे बताया था, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाया है। हमारा टारगेट आपको सिर्फ पॉलिटेक्निक में पास कराना नहीं है, आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने तक हम आपके साथ हैं। तो हम यहां पर कोई भी पॉइंट छोड़ के नहीं चल रहे हैं, जिसको जितना अचीव करना है उतना आप अचीव करेंगे। आप 100 आउट ऑफ 100 के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा कि इसे दो अलग अलग नामों से हम बता सकते हैं, तो मैंने आपको अलग अलग नामों से ही बता दिया। एक बात ये, अब क्या क्या बात बोहर का मॉडल नहीं बता पाया। पहली बात बोहर का मॉडल ये नहीं बता पाया कि यहां अगर मैं कहूं तो स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम और आयंस के बारे में जब इनसे पूछा गया तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब बोहर की बात करें तो बोहर फेल टू एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन। अगर किसी ऑर्बिट के पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, आयंस हैं, तो उसमें किस तरीके का अरेंजमेंट है, यह बात बोहर नहीं बता पाए। एक बात आपको ध्यान देना है। इसके अलावा यहां पर अगर मैं एटम की बात करूं तो आपने आगे जाके पढ़ लिया है कि डायमेंशन की अगर मैं बात करें तो 3D डायमेंशन होती है। जैसे आपका ये बोर्ड 2 डायमेंशन में है, लेकिन 3D डायमेंशन भी होती है। आप मूवीज देखने जाते हैं, आजकल 3D में मूवी आती है ना, तो वहां पर आपको हर तरीके की डायरेक्शन दिखाई देती है। तो एटम का जो 3D डायमेंशन है, इस बात को बोहर नहीं बता पाया, ठीक है। तो ही बोहर फेल to explain 3 dimension of atom। मतलब ये एटम के लिए 3 डायमेंशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, फेल हो गए, नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन, नहीं कर सके, किसको, ड्वेल नेचर ऑफ एटम। डरने की बात नहीं है, ये मत सोचना कि सर ये कहां से नए नए नाम ला रहे हो आप। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बातें आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी कि ड्वेल नेचर ऑफ एटम, एटम जो है वो ड्वेल नेचर शो करता है। ये आप पढ़ेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ में, और एक हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उस बात के अंदर ये सारी बातें आएंगी। यहां पर बोहर इन बारे में नहीं बता पाया, तो बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन ड्वेल नेचर ऑफ एटम, है ना, या ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, और इसके साथ साथ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को भी नहीं बता पाए, ठीक है। तो मैं यहां शॉर्ट में लिख दूं भाई, बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट एंड हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट। हाइजेनबर्ग के कॉन्सेप्ट को और डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट को बोहर नहीं समझा सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके साथ साथ ये जीमैन इफेक्ट को भी नहीं बता पाए। ऐसा पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ना है भाई, है ना। अभी तो मैं बस यही बताऊंगा कि जीमैन इफेक्ट होता है एक, तो बोहर जीमैन इफेक्ट को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए, ये आपको ध्यान देना है। तो यहां ड्रॉबैक मैंने आपके सामने लिख दिए हैं बोहर के, और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको आज सिखाया है मैंने। तो यहां बोहर का मॉडल आपने सीखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीखा, बोहर के मॉडल के बेनिफिट सीखे। मतलब बेनिफिट इन द सेंस आप ऐसे कह सकते हैं कि उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या थे,
क्यों बोहर का मॉडल हम सबसे ज्यादा वैलिड मानते हैं, वो बातें मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको यहां पर ड्रॉबैक्स भी बताए कि बोहर के मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या हैं, मतलब क्या क्या गलतियां कर गया बोहर। तो सबसे पहली गलती ये थी कि वो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स या आयंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ड्वेल नेचर ऑफ एटम, 3 डायमेंशन ऑफ एटम्स, या फिर हाइजेनबर्ग के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा पाए। इसके साथ साथ जीमेन इफेक्ट जो है, जीमेन इफेक्ट को भी यहां पर जो बोहर हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। अब बच्चों देखिए, यहां हमने एक नया शानदार बढ़िया सा आसान सा कॉन्सेप्ट सीखा है, बोहर मॉडल का कॉन्सेप्ट। अब हमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। तो बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारे न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आपके एक एक न्यूमेरिकल्स होगा पेपर में, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अंकित भारद्वाज मैं लेने के लिए तैयार हूं। बस आप हमारे साथ इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो आज की क्लास को हम यहीं पर थोड़ा सा फाइनलाइज करने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट नेक्स्ट लेक्चर में भी मिल सके। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग फॉर जेईई क्लासेस मेरठ। आप हमारे यूट्यूब चैनल, जिसको आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पर, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको फर्दर जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, क्या शेड्यूल है, कब कौन सी क्लासेस होगी, किसका क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे आप हमारे नोट्स के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे आपको नोट्स मिलेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आज की क्लास को यहीं पर फाइनलाइज करते हैं, मिलेंगे दोबारा से। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सही रहें, अपने फैमिली का और अपना ध्यान रखें।